Hello everyone and welcome to Heartly Medicos. Today in this video we are going to discuss fourth vital sign which is blood pressure. जब भी हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारी ब्लड वेसल्स में तो जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स पे उसे हम क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर। एक सिंपल से डेफिनेशन में बता रही हूँ। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerted by the blood against the walls of blood vessels as it flows through them। अब ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी ब्लड वेसल से तो दो टाइप का प्रेशर क्रिएट होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो समझते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्रेशर होता है। कब होता है? जब भी हमारा ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से, यानी कि जब भी हमारे वेंटिकल से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड आयोटा में फ्लो होता है या फिर ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है आयोटा में, तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन पीरियड में होता है, जब हार्ट यानी कि वेंटिकल्स में ब्लड पंप करने से पहले की जो कंडीशन होती है, जब हमारा हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब देखते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो इट शुड बी 120/80 mmHg या फिर मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। और हाइपरटेंशन यहीं पर डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। जब भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा हो या फिर जो क्लाइंट का नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है उससे 20 to 30 mmHg ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे। हाइपरटेंशन क्या? जब भी क्लाइंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से लेस हो या फिर जो उन क्लाइंट का नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर उससे 20 to 30 mmHg कम हो तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। यहाँ पे हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की है, यहाँ पे हम डिजीज़ पोर्शन में नहीं जा रहे हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग हियर हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन कि कैसे हम क्लाइंट का अगर बीपी अगर कम ज़्यादा है तो हम उसके कैसे कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन में है या फिर हाइपोटेंशन में है। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर में वेरिएशन लेके आते हैं, यानी कि इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहला एज में कैसे, जैसे जैसे ओल्डर एडल्ट्स में जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि जो उनकी आर्टरीज़ हैं उनमें जो उनकी जो वॉल्स है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम होने लग जाती है, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफॉर्म होने लग जाता है इस वजह से कि उनके आर्टरीज़ के बीच में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। और देखते हैं कि ब्लड प्रेशर चिल्ड्रन में लो होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज अगर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अगर मस्कुलर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर भी अगर हम लेंगे आफ्टर एन एक्सरसाइज तो वो डिफरेंट आएगी। इसलिए जब भी रीडिंग लेना है, अगर क्लाइंट अगर एक्सरसाइज किया है तो 20 to 30 मिनट्स बाद ही हम बीपी लेंगे उसका, उससे पहले नहीं लेंगे क्योंकि तभी वो एक्यूरेट ब्लड प्रेशर हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेस कोई भी इमोशन है, फियर, वरी, एक्साइटमेंट या फिर कोई भी इमोशनल फैक्टर्स, तो वो क्या करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जब भी स्ट्रेस होता है तो एक्टिवेट हो जाता है जिसके वजह से बॉडीली चेंजेस आते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को सिस्टमिक चेंजेस आते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं। और अगर सीवियर पेन है तो उस वजह से भी जो बीपी है वो कम हो जाता है। या फिर अगर कोई शॉक है या फिर अगर वो हाइपोवोलेमिया शॉक में जा रहा है तो उसके वजह से भी अगर बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ओबेसिटी। अगर जैसे बॉडी का बिल्ड, अगर कोई ओवरवेट पर्सन है
तो उसका अगर आप कंपेरिजन करोगे उसी एज के सेम पर्सन के साथ जो कि नॉर्मल वेट है, तो उसका बीपी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। सेक्स यानी कि मेल या फीमेल में अगर आप देखो तो कोई डिफरेंस नहीं होता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में अनटिल वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचते। जब अब प्यूबर्टी पे पहुंचते ही जो फीमेल्स होता है उनका ब्लड प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर उन्हीं सेम एज के अगर आप एक बॉय है और एक गर्ल है, अगर वो प्यूबर्टी में है, तो अगर आप देखोगे तो फीमेल्स का ब्लड प्रेशर लो होता है और बॉयज़ का जो ब्लड प्रेशर होता है वो सेम एज का ज़्यादा होता है। और अनटिल मेनोपॉज तक उनकी ये स्टेज रहती है कि जो फीमेल्स का बीपी है वो कम होता है। उसके बाद उनकी रीडिंग्स या तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या फिर उनकी जो भी ब्लड प्रेशर हैं, जो उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजेस देखा जा सकता है। कोई भी मेडिकेशंस, अगर कोई भी ड्रग ले रहे हैं जैसे कि अमाइल नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, तो इसके वजह से क्या होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनके वजह से बीपी इंक्रीज़ भी हो सकता है। कोई डिज़ीज़ प्रोसेस है तो उसके वजह से भी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी है, तो उसमें क्या होता है ब्लड प्रेशर, अगर कोई किडनी डिजीज़ है या फिर कोई उसे हार्ट की कोई डिजीज़ है जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की प्रॉब्लम है या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी उनका जो ब्लड प्रेशर है वह तो इंक्रीज़ हो जाता है। तो कोई भी डिज़ीज़ अगर हो गई है क्लाइंट को, तो उससे क्या होता है कि उससे जो हार्ट एक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, तो उसके वजह से जो उसका ब्लड प्रेशर है वो लोअर हो जाता है। एंड सम मोर है, जैसे कि इस पे देखते हैं फीवर, मतलब कुछ सेलेक्टेड कंडीशंस है इस पर आप देख सकते हो। फीवर है, अगर स्ट्रेस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अभी हमने डिस्कस किया कि कोई डिजीज़ है, और फिर ओबेसिटी की वजह से, हेमोरेज जब भी होता है तो उससे क्या होता है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसके वजह से जो ऑब्वियस सी चीज़ है ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होने लग जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कम आएगी। लो हेमाटोक्रिट यानी कि आरबीसी का काउंट जो हमारे ब्लड में है वो कम हो गया है, तो वो भी अफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को, बिकॉज जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द हमारे ब्लड को बनाती हैं। और क्या है एक्सटर्नल हीट के वजह से क्या हमारी आर्टरीज, अगर फीवर है, जैसे कि सपोज़ फीवर है या फिर वो कहीं एक्सटर्नल हीट में है, तो उसके वजह से भी क्या होता है आर्टरीज जो हमारी होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वैसो डायलेशन देखा जा सकता है उसमें। तो उससे क्या होता है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उससे क्या होता है जो बीपी होता है डिक्रीज़ होने लग जाता है। और अगर कोल्ड में अगर कोई भी पर्सन गया है, तो कोल्ड में क्या होती है जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगती हैं, यानी कि पतली होने लग जाती है। इससे क्या वैसो कंस्ट्रिक्शन देखा जा सकता है। इसकी वजह से क्या होगा आर्टरीज का अगर जो विड्थ है वो छोटा होने लग जाएगा, तो यानी कि कंस्ट्रिक्ट करने लग जाएंगी, तो क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस उस पर रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब दो टाइप्स के होते हैं इसमें, जो पहला होता है मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर एंड दूसरा होता है एनेरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर। बट जो दोनों ही एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं, फंक्शन अगर प्रॉपरली कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट से अगर देखा जाए तो जो मरकरी मैनोमीटर्स होते हैं या स्फिग्मो मैनोमीटर होते हैं वो उनकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मैनोमीटर्स, जैसे कि एनोरॉइड मैनोमीटर्स या फिर डिजिटल मैनोमीटर्स। सो जब भी
जब भी आप मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे हैं तो हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जो मर्करी कॉलम है उसमें ज़ीरो एरर हो और उसका जो मर्करी है वो ज़ीरो पे रेस्ट कर रहा हो और वो जो मर्करी है तो उसका जो कॉलम है तो उसमें वो ईज़िली अप फ्रीली वो जब भी प्रेशर उसमें दे तो वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा हो। और जो कफ साइज़ है एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो कफ साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए या बहुत ही नैरो नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट के हाथ में फिट ही ना आए। और जो कफ है वो इतना भी वाइड नहीं होना चाहिए कि जो उसकी एक्सट्रीमिटी इतनी वाइड नहीं होनी चाहिए कि उसकी रीडिंग गलत आए। जो कफ होना चाहिए वो ज़्यादा वाइड होना चाहिए, जो कि एक्सट्रीमिटी अगर ज़्यादा वाइड होगा तो क्या लो रीडिंग देगा। और जो विड्थ ऑफ द कफ है यानी कि जो ब्लैडर लेंथ है तो वो कितनी होनी चाहिए, दैट 20% ग्रेटर दैन द डायमीटर ऑफ द जो एक्सट्रीमिटी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। इतना लॉन्ग होना चाहिए कि जो इनफ टू एनसर्कल द, अगर हम जहाँ से भी ले रहे अगर हम उसके आर्म से मेजर कर रहे हैं या फिर उसके रिस्ट स्फिग्मोमैनोमीटर, इस पे एक एनोरॉइड गॉज दिया होता है, आप देख रहे होगे पिक्चर में एक स्मॉल जो उसका प्रेशर गेज, प्रेशर का जो बना है छोटा सा एनोरॉइड प्रेशर गेज, तो इसमें भी ये रीडिंग बताता है। इसको मैनुअली यूज़ करते हैं, बहुत ईज़िली यूज़ होता है बट इसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर। हम डिस्कस करते हैं कि बीपी अपैरेटस से बीपी कैसे मेजर करते हैं। बीपी मेजर करने के लिए सबसे पहले आप बीपी अपैरेटस क्लाइंट के वो हैंड हाइजीन परफॉर्म करोगे। बीपी अपैरेटस क्लाइंट के बेड के पास लेके जाओगे, जो भी आपका कफ है बीपी का उसे आप क्या डिफ्लेट करोगे, उसकी एयर पूरी आप निकालोगे। फिर आप क्या क्लाइंट का जो एंटीकोबैटल फोसा है, एंटीकोबैटल फोसा यानी कि जो फोर आर्म और अपर आर्म का जो जॉइंट है तो एंटीकोबैटल फोसा वहाँ पे पाया जाता है। तो एंटीकोबैटल फोसा पे आप क्या करोगे, 2 से 3 इंच ऊपर जो आपका डिफ्लेटेड कफ है आप उसे क्या करोगे, लगा दोगे। और ये याद रखना है कि जो 2 ट्यूब्स हैं टर्निंग टुवर्ड्स द पाम, और हमेशा याद रखना है कि जब भी आप बीपी लगाते हो, बीपी अपैरेटस लगाते हो, उसकी जो 2 ट्यूब है तो वो सामने की ओर होनी चाहिए, ना कि वो नीचे की ओर होनी चाहिए, यानी कि आप क्लाइंट के हाथ के ऊपर से आनी चाहिए, टुवर्ड्स होनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए वो, नहीं तो आपका बीपी सही नहीं आएगा। फिर आपको ब्रेकियल आर्टरी पाल्पेट करनी है। ब्रेकियल आर्टरी पाल्पेट करने के बाद आपका जो स्टेथोस्कोप का जो बेल है आपको वहाँ पे प्लेस कर देना है। और जो आपका स्टेथोस्कोप है वो क्या फ्रीली हैंग होना चाहिए, कहीं पे वो आपके या तो कोट पे या फिर कहीं पे वो फंसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रीडिंग्स आप प्रॉपर ब्लड प्रेशर साउंड नहीं एसेस कर पाओगे। उसके बाद क्या करना है, आपका जो वाल्व है उसे क्या करना है, क्लोज करना है। आप फिर क्या करोगे, उसके बाद बल्ब से आप ब्लैडर को इन्फ्लेट करोगे, यानी कि आप एयर डालोगे ब्लैडर पे। एयर डालने की वजह से क्या होगा, आप अपने लेफ्ट स्क्रीन पे देखो आर्टरी क्लोज लिखा है। क्या करोगे, अगर कहीं भी देखते हो अगर ब्लड प्रेशर, अगर कहीं भी प्रेशर जो एक किसी भी चीज़ का प्रेशर है, अगर उससे आप ज़्यादा प्रेशर दोगे क्या है, वो चीज़ दब जाएगी, यानी कि वो सिकुड़न आएगी उस पर, तो आर्टरी क्या होती धीरे धीरे क्लोज होने लग जाएगी। इसके बाद आप कितना रेस करोगे बीपी अपैरेटस का, तो जो भी नॉर्मल होता है बीपी आप उससे 20 mm ज़्यादा रेस करोगे उसका जो मर्करी कॉलम है। फिर आप क्या करोगे, आपको पल्सेशन जहाँ पे आना थोड़ा सा, जहाँ पे पल्सेशन डिसअपेयर हो जाती है, फिर धीरे धीरे आप वॉल्व को रिलीज़ करोगे। रिलीज़ करने से क्या होगा, आर्टरी धीरे धीरे ओपन होगी, और ओपन होगी तो आपका जो साउंड है वो क्लियर आएगा, यानी कि बहुत ही लाउड और क्लियर होगा। तो आपको वो देखना है कि बीपी अपैरेटस में साउंड आपको कहाँ पे मिला, वो 120 पे मिला, 130 पे मिला, 110 पे मिला, ये आपको ध्यान रखना है। फिर धीरे धीरे आप रिलीज़ करते जाओगे। फिर एक पॉइंट और आएगा जब वो आपको साउंड आना बंद हो जाएगा, यानी कि जो पल्सेशन है वो बंद हो जाएगी। वो आपको रिकॉर्ड देखना है कि बीपी अपैरेटस पे वो साउंड आना कहाँ पे बंद हुआ है। फिर धीरे धीरे आपको उसका जो वाल्व है उसकी जो एयर है वो रिलीज़ करते हुए आपको जो मरकरी है जो उसका अपने उसको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। फिर आपको 1 मिनट तक वेट करना है।
वर्करी पूरा नीचे आने के बाद उसके बाद आपको क्लाइंट के हाथ से कफ निकालना है, उसको डिफ्लेट करना है। और अगर आपको कोई रीडिंग्स में डाउट है तो आपको प्रोसीजर रिपीट करना है, लेकिन याद रखना कि 3 टाइम से ज़्यादा सेम आर्म में आप बीपी नहीं लोगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर क्लाइंट का बीपी उसके आर्म से नहीं लिया जा सकता तो फिर हम कहाँ से लेंगे। दैट इज़ फ्रॉम द अपर एक्सट्रीमिटी से अगर हम नहीं ले सकते तो हम लोअर एक्सट्रीमिटी से लेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटी से अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, एक होता है हम थाई से ले सकते हैं, दूसरा हमारा हम ले सकते हैं लोअर लेग से। एक तो हम पहले डिस्कस करते हैं लोअर लेग में हम कैसे लेंगे। तो लोअर लेग में हम जानते हैं कि डोर्सल पेडिलिस आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है जो कि लोअर लेग को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो अगर आप डोर्सल पेडिलिस आर्टरी से ले रहे हो, पिक्चर पे आप फोकस करना कि जो हमारा कफ है, बीपी अपैरेटस का कफ है, उसे हम कहाँ रखेंगे, मिड काफ। मिड काफ यानी कि मेलोलाई, मेलोलाई यानी कि जो बोनी बम्प होता है साइड ऑफ द एंकल में, तो हम उसके ऊपर रखेंगे। ऑस्कल्टेट करेंगे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को या फिर डोर्सल पीडियस आर्टरी। तो आपको दोनों पिक्चर में दिख रहा होगा डोर्सल पीडियस आर्टरी कहाँ पे है, डोर्सल साइड ऑफ द फुट यानी कि फुट के ऊपर ही, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी यानी कि जो हमारी साइड पे जो हमें दिख रहा है दैट इज़ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। दोनों को ऑस्कल्टेट करना है और सेम मेथड जैसे कि हमने देखा कि हाउ टू मेजर द बीपी, उससे हमें बीपी असेस करना है। सेकेंड इज थाइस से। तो सेकेंड थाइस से हम कैसे लेंगे, जो थाइस में क्या पॉप्लीटियल आर्टरी होती है, पॉप्लीटियल आर्टरी से हमें अगर बीपी असेस करना है तो कैसे, जो मिड ऑफ द थाई है तो वहाँ पे हम जो बीपी अपैरेटस का कफ है तो उसे लगाएंगे, और उसे लगाने के बाद ऑस्कल्टेट करेंगे कौन सी आर्टरी, पॉप्लीटियल आर्टरी, और फिर सेम मेथड से हम बीपी मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज़ द डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर। ये बहुत ही इजी टू यूज़ होता है, इसमें कोई भी स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है। इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन होता है। इसको स्टार्ट द पेशेंट क्लाइंट के आर्म पे इसका कफ जो ब्लैडर है उसको लगाना होता है, और ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिक रीडिंग लेके डिस्प्ले कर देती है स्क्रीन में। जैसे कि अभी स्क्रीन में डिस्प्ले है सिस्टोलिक 118, डायस्टोलिक 78, पल्स 70, बट इस पर भी एक्यूरेट रीडिंग, मतलब उसको मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। बहुत ही इसकी जो एक्यूरेसी है वो सही रहती है, बट उतनी भी अगर कंपेयर करें मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर से तो उससे कम रहती है। यू कैन सी इन द पिक्चर डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर कैसे वर्क करता है। इसमें भी कफ होता है, और कफ को क्या करते हैं, एंटिकोबैटल फोसा, आप स्क्रीन में देख रहे हो एंटिकोबैटल फोसा मार्क किया हुआ है, उससे 2 to 3 सेंटीमीटर अबव हम लगाते हैं जहाँ पे हमारी ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, और फिर कफ को टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद जो ऑटोमेटेड स्फिग्मोमैनोमीटर है उसको स्टार्ट स्विच दबा देते हैं, और वो जब उसकी रीडिंग आ जाती है उसके जो नंबर्स डिस्प्ले हो जाते हैं जो हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर है उस पर, तो उसे स्टॉप कर देते हैं, तो हमें हमारी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स मिल जाती है। कि क्लाइंट का बीपी हमें कब नहीं लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट इज़ कि अगर कोई भी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन है आर्म पे तो अब हमें नहीं लेना है, अगर क्लाइंट का आर्म इंजर्ड है या फिर डिजीज़्ड है। थर्ड इज़ कि अगर कोई भी शंट या फिस्टुला है रीनल डायलिसिस के लिए तो हमें उस आर्म में बीपी मेजर नहीं करना है। अगर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी अगर कोई भी फीमेल है उसकी रेडियल मैस्टेक्टोमी हुई है, यानी कि ऑपरेशन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो हमें जिस साइड पे हुआ है तो उस साइड के आर्म पे बीपी मेजरमेंट नहीं करना है। अगर कोई भी बीपी अपैरेटस पे डिफेक्ट है तो वो तब हमें नहीं लेना है।